गुड इवनिंग। जय भीम। जय भीम शब्द बहुत चर्चा में है। अभी तमिलनाडु से जय भीम नाम की फिल्म आई है। उसमें सूर्या ने एक एडवोकेट का रोल किया है और ट्राइबल विमेन के लिए वो लड़ रहे हैं। बहुत उसमें जय भीम नारा नहीं लगाया गया है। वामपंथ और अंबेडकरवाद के बीच में ब्लेंड करने की कोशिश की गई है। लेकिन आज मैं सोच रहा था कि जय भीम शब्द आया कहां से, सबसे पहले किस व्यक्ति ने इसको यूज किया था, उसको ढूंढा जाए। मुझे मिला है, बीबीसी ने एक लेख छापा है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं आपसे वो साझा करूं। क्या जय भीम सिर्फ अभिवादन है या आंदोलन का प्रतीक है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा जय भीम विशेष। चलिए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में जब लोग भावनात्मक तरीके से जो लोग जुड़े हुए हैं अंबेडकरवाद से, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रणाम, नमस्ते, वालेकुम सलाम नहीं, जय भीम बोलते हैं। और धीरे धीरे इस शब्द ने एक अंतरराष्ट्रीय रूप अख्तियार कर लिया है। ये सिर्फ प्रणाम, नमस्ते, अभिवादन नहीं, एक आंदोलन का रूप है। और तमिलनाडु में जय भीम पर मतलब हजारों की संख्या में लोकल मराठी डायलेक्ट में गाने लिखे गए हैं। ये इतना प्रचलित शब्द है। आप जानते हैं कि उनका नाम था भीमराव जी अंबेडकर और आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध लोग उन्हें सम्मान से जय भीम कहते हैं। जय भीम सिर्फ अभिवादन का शब्द नहीं है, बल्कि आज यह अंबेडकरवादी आंदोलन का नारा बन गया है। अंबेडकरवादी आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, एकेडमिशियन, पॉलिटिशियन ये समझते हैं कि जय भीम जो है वो संजीवनी है, आंदोलन की संजीवनी है। ये नारा कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आंदोलन का प्रतीक बन गया, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। और लिए चलता हूं कहानी में कि जय भीम का नारा सबसे पहले अंबेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता बाबू हरदास एलन लक्ष्मण नागराले, उनका दूसरा नाम लक्ष्मण नागराले था, इन्होंने 1930 के दशक में दिया था। 1938 के आसपास बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का पालन करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। उस समय तक अगर याद होगा, जो चावदार आंदोलन है पानी के लिए या कालाराम टेम्पल आंदोलन था, उसकी वजह से, दो प्रमुख आंदोलन की वजह से डॉक्टर अंबेडकर का नाम कम से कम उस समय महाराष्ट्र में और भारत में चर्चा पे आ गया था। महाराष्ट्र में एक गली गली लोगों के जबान पे ये नाम था कि अंबेडकर एक बड़े लीडर आए हैं और जो दलितों, अस्पृश्यों के उत्थान के लिए लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल बैटल, अस्मिता की इस लड़ाई को उन्होंने राजनीतिक लड़ाई में तब्दील किया। तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने जिन दलित नेताओं को बढ़ाया आगे आंदोलन में, उसमें बाबू हरदास उनमें से एक थे। रामचंद्र क्षीर सागर ने अपनी पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर में दर्ज किया है कि बाबू हरदास ने ही सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। आपको पता होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने असामाजिक तत्वों को कंट्रोल करने, गुंडे बदमाशों को कंट्रोल करने के लिए समता सैनिक दल बनाया था और हरदास बाबू जो है उस समता सैनिक दल के सचिव थे। तो जय भीम का नारा अस्तित्व में कैसे आया, इस सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सह संस्थापक जेपी पवार, उनकी किताब आई है अभी दलित पैंथर पे, वो कहते हैं कि बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने उस संगठन के स्वयंसेवकों से, वॉलंटियर से कहा था कि नमस्कार, राम राम, जोहार माई बाप की जगह जय भीम करके एक दूसरे को अभिवादन करें। पवार ने राजा ढाले, नामदेव ढसाल के साथ काम किया है और दलित पैंथर पे अभी अभी उनकी किताब आई, आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1938 में औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरानपुर में डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के कार्यकर्ता भाऊ साहब मोरे ने एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में बाबा साहब स्वयं भी उपस्थित थे। बाबू हरदास ने यह नारा दिया था, जबकि भाऊ साहब मोरे ने इस नारे का
समर्थन किया था। एक और जस्टिस हैं, जस्टिस सुरेश घोरपड़े। उनका कहना है, बहुत ही अंबेडकरी आंदोलन के सशक्त एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि अंबेडकर के जीवन काल में ही जय भीम अभिवादन शुरू हो गया था। आंदोलन के कार्यकर्ता एक दूसरे को जय भीम कहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व न्यायाधीश सुरेश घोरपड़े के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने अंबेडकर को सीधे जय भीम कहकर संबोधित किया था। सुरेश साहब सत्र न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और विदर्भ में दलित आंदोलन के एक बड़े विद्वान हैं। उन्होंने अब तक बाबू हरदास पे कई लेख लिखे हैं और महाराष्ट्र में कई व्याख्यान भी दिया है। वो बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पूरे महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान के लिए शुरू किए गए आंदोलन में कई युवाओं ने अपने आप स्वतः स्फूर्त भाग लिया था। उसमें से बाबू हरदास भी एक थे जो उनके आंदोलन से प्रभावित होकर उसमें शामिल हुए थे। सुरेश घोरपड़े साहब कहते हैं, जस्टिस घोरपड़े, की बाबू हरदास किशोरावस्था से ही सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेते थे। उनका जन्म 1904 में हुआ था। 1920 में 16 साल की उम्र में ही वे सामाजिक आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पास की थी। बाबू हरदास पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जय भीम नारा दिया था। उन्होंने जय भीम प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है बाबू हरदास को। अंबेडकर से प्रेरित होकर बाबू हरदास ने 1924 में कमाठी में संत चोखा मेला छात्रावास की स्थापना की। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आवास प्रदान किया, हॉस्टल बनाया। उन्होंने मेहनत मजदूरी करने वाले छात्रों के लिए रात्रि नाइट स्कूल भी शुरू किया और उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया था। 1925 में ही 21 साल के रहे होंगे, ने बीडी वर्कर्स यूनियन की स्थापना की। विदर्भ के दलित और आदिवासी समुदाय के लोग तेंदुआ का पत्ता इकट्ठा करते थे, बीड़ी कारखानों में काम करते थे और साथ ही घर में बीड़ी बनाते थे। बीड़ी निर्माता और ठेकेदार मजदूर का शोषण करते थे। तब उन्होंने कहा था, जिसका जो हक है वो पैसा उन्हें दो। बीड़ी संघ का कार्य केवल विदर्भ तक ही सीमित नहीं था। रामचंद्र क्षीर सागर ने अपनी पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर 1857 से 1956 में जिक्र किया है कि उन्होंने 1930 में मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना की। एक और स्कॉलर है वसंत मून साहब, बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी है। वो कहते हैं कि बाबू हरदास कवि और लेखक थे। वो लिखते हैं कि 1937 के विधानसभा चुनाव के लिए डॉक्टर अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने हरदास को उम्मीदवार बनाया था। एक धनी व्यक्ति, वहां का जो सेठ था एक, वो उनके विरुद्ध खड़ा हो गया था। इस व्यक्ति को वसंत मून ने लाला कहा है। एक कार्यकर्ता ने हरदास से संपर्क किया, उनसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने पैसे की भी पेशकश हुई, लेकिन हरदास साहब ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा था कि मैं अंबेडकर के पक्ष में खड़ा हूं, मैं उनके दल से खड़ा हूं। वसंत मून की किताब में यह कहानी भी खत्म नहीं होती। आगे लिखते हैं कि लालाओं ने तब बब्बू उस्ताद नामक एक भारी भरकम पहलवान को बाबू हरदास के पास भेजा था। उन्होंने कहा बाबू हरदास से कि सेठ जी ने 10,000 रुपए भेजे हैं और अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कहा है। यदि आप इसे नहीं लेते तो वे आपको मार देंगे। धमकी थी, रिश्वत और धमकी साथ साथ। इस पे हरदास साहब ने कहा कि मैं जानता हूं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो वो भी नहीं बचेंगे। इस पर बब्बू उस्ताद ने कहा कि ये तो अगली बात होगी, तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा, क्या फायदा। हरदास इससे भी पीछे नहीं हटे कि बोले कि आगे देखते हैं क्या होगा। इतना कहकर बब्बू उस्ताद वहां से कटलिया निकल गए। वहां पे सेठ के पैसे और ताकत के बावजूद बाबू हरदास चुनाव जीत गए और सेंट्रल प्रोविंस बरार की परिषद में सदस्य बने। 1939 तपेगदिक से उनकी
मौत हो गई, मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में दलित कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए थे और सभी क्षेत्रों से, महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों से आए थे। रिटायर्ड जस्टिस घोरपड़े कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मेरा दाहिना हाथ चला गया। कमाठी में करहन नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और कमाठी में ही उनका स्मारक बनाया गया है। मून ने लिखा है कि हरदास एक धूमकेतु की तरह आकाश में चमक रहे थे। उनकी रोशनी से दूसरों को रास्ता मिल रहा था, लेकिन एक पल में ही वे गायब हो गए। महज 35 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सुबोध नागदेव की मराठी फिल्म बोले इंडिया जय भीम बाबू हरदास के जीवन पर ही आधारित है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उत्तम कामले ने कहा है कि जय भीम का नारा एक पहचान बन गया है। उत्तम कामले कहते हैं कि जय भीम सिर्फ अभिवादन नहीं है, यह एक समग्र पहचान बन गया है। इस पहचान के विभिन्न स्तर हैं। जय भीम संघर्ष का प्रतीक बना, यह सांस्कृतिक पहचान के साथ एक राजनीतिक पहचान भी बन गया। मुझे लगता है यह क्रांति की समग्र पहचान बन चुका है। तो मिला जुलाकर जय भीम अब सिर्फ नमस्ते नहीं है, ये आंदोलन का प्रतीक है। यदि आप सूर्या की फिल्म को देखेंगे तो उसमें जय भीम शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है, लेकिन पूरा मैसेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके हैं उसके आसपास है। मधु कामले आगे कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मधु कामले, कि जय भीम कहना सिर्फ नमस्कार नमस्ते की तरह नहीं है, यह आसान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अंबेडकरवादी विचारधारा के करीब हैं। यह शब्द बताता है कि जहां भी संघर्ष की लड़ने की जरूरत होगी वहां उसके लिए मैं तैयार हूं। धीरे धीरे यह नारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है। गिन्नी माही आप जानते हैं, यंग गायिका है। गिन्नी माही ने पूरा गाना तैयार किया है, जय भीम बोलो जय भीम, गाना गाया है पूरा, देखिएगा वो यूट्यूब पे है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है। उन्होंने अपने पूरे संगठन का नाम ही भीम आर्मी रखा है। और जब दिल्ली में CANRC कानून के खिलाफ जब आंदोलन हुआ तो बहुत सारे एक्टिविस्ट ने डॉक्टर अंबेडकर के फोटो, उनका नारा, उनका नाम और संविधान लेकर प्रोटेस्ट किया। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि यह नारा अब जो है ये किसी जाति विशेष का किसी या कॉपीराइट नहीं है। यह भौगोलिक क्षेत्र भी पार कर चुका है, जातीय सांप्रदायिक क्षेत्र भी पार कर चुका है, और जो भी कानून के पक्ष में जो लोग खड़े होते हैं वो सब जय भीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पूरा रिलीजियस, ज्योग्राफिकल, कास्ट जो बाउंड्रीज हैं वो सब क्रॉस कर चुका है जय भीम, और ये आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। न्याय पाने के लिए आंदोलन का प्रतीक चुका है। नरेंद्र यादव कहते हैं कि जैसे जैसे बाबा साहब का महत्व, विचारों का महत्व बढ़ता गया, यह नारा जय भीम सर्वव्यापी होता गया। मंडल आयोग के बाद देश में वैचारिक उथल पुथल हुई, न केवल दलितों में, अन्य उपेक्षित जातियों में, पिछड़े अति पिछड़ों में भी ये नारा पैदा हुआ जब उनमें चेतना आई। और अभी CANRC में आपने देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी जय भीम ही इस्तेमाल किया था, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर का फोटो ही इस्तेमाल हुआ था। तो ये समझिए, आज मुझे भी समझने का मौका मिला, मैं आपसे साझा करता हूं। वैसे अंबेडकरनामा का मेंबरशिप ऑन हो चुका है, अगर चाहें आप तो ज्वाइन कर सकते हैं अंबेडकरनामा, और बेहतर तरीके से कैसे काम करे इसका एक प्रयास शुरू है, जारी है। वेबसाइट बन चुका है, उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रयास में लगा हूं। बहुत जल्दी अंबेडकरनामा एक नए रूप, नए कलेवर में आपके सामने आएगा। चाहे तो अंबेडकरनामा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम।